ठीक है। हेलो, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? स्टूडेंट को मैं देख सकता हूँ ना, या स्टूडेंट मुझे तो सुन सकते हैं, वो जवाब दे सकते हैं वीरेंद्र सर? टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको वो आंसर नहीं कर सकते स्पीकर पे। अच्छा, स्टूडेंट की आवाज मुझे नहीं आएगी? नहीं, आवाज नहीं आएगी, वो करके मुझे कंफर्मेशन देते रहिएगा कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं उस वक्त। ओके, तो इट्स योर 4th सेमेस्टर, और आप लोगों का कोर्स आप लोगों को पता ही होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1950। तो इसमें बेसिकली आपको मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे आपको पूरा सिलेबस तो आप लोगों के पास होगा ही। आई होप कि आप लोगों के पास सिलेबस होगा, आप लोग सिलेबस देखिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो 1700 टू 1950 है, उसमें हमें बेसिकली अंग्रेजों का पूरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कैसे मुगल डिक्लाइन होता है, इसमें सिलेबस में आपका 18 सेंचुरी डिबेट है, जिसमें आप इकोनॉमी, पॉलिसी एंड कल्चर पढ़ेंगे। तो मैं एक ब्रीफ कर रहा हूँ आपको पूरा सिलेबस, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। बेसिकली हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो 1750s टू 1950s होगा, जिसमें आप पूरा ब्रिटिश एरा पढ़ेंगे, देन मुगल डिक्लाइन पढ़ेंगे, फिर कैसे ब्रिटिशर्स अपने यहाँ इन्वेट करके आते हैं, देन उनका क्या प्रोसेस रहा है इंडिया को जीतने का, क्योंकि बेसिकली वो पहले ट्रेड के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आप लोग ये सब कुछ पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो दैट ऑल अबाउट द ब्रिटिशर्स पॉलिसीज एंड ऑल। जहाँ पे आप ब्रिटिशर्स ट्रेड करने आते हैं, वहाँ पे ट्रेड उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कैलिकट में आते हैं वो, साउथ इंडिया में। ओके सर। हम्म तो एक ओवरव्यू ये रहा कि ब्रिटिशर्स आते तो ट्रेड के लिए हैं, बट धीरे धीरे जब उनका ट्रेड और बढ़ने लगता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ और भी यूरोप के कंट्रीज आते हैं यहाँ पे। आप लोगों को पता होगा कि वास्को डिगामा आता है यहाँ पे सबसे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपना ट्रेड इस्टेब्लिश कर लेते हैं, पहले वो साउथ इंडिया में अपना इस्टेब्लिश करते हैं, देन उसके बाद बंगाल, फिर सूरत वाला एरिया अपना। तो जब ब्रिटिशर्स अपना धीरे धीरे यहाँ पे पैर जमा रहे होते हैं, और उसके बाद उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट पैदा होता है, क्योंकि वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो कंट्रोल कर सकते थे किसको, यहाँ के लोगों को, यहाँ के पॉलिसीज को, क्योंकि धीरे धीरे जब वो जीतना स्टार्ट करते हैं ब्रिटिशर्स, तो अपने आप को स्टैब्लिश करते जाते हैं वहाँ पे। और बेसिकली जब हम ये स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश पढ़ना, तो जब उनका ट्रेड का पॉलिसी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड पॉलिसीज जो होती हैं, वो ट्रेड के ही वजह से वो पॉलिटिकल पॉलिसीज इनकी स्टार्ट होती है, क्योंकि आते तो ट्रेड के लिए, कंपनीज आती है। ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिशर्स अपने मिलिट्री पर्सन्स को पहले भेज देते हैं, या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पहले भेज देते हैं, नहीं। धीरे धीरे इस्टेब्लिश होता है, फिर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे पैर जमा लेते हैं, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता है। पहले वो बंगाल को कैप्चर करते हैं, फिर अवध को कैप्चर करते हैं, देन मद्रास, फिर वो नीचे आते हैं, उसके बाद मराठा से लड़ाई होती है। इस तरीके से जब हम देखते हैं कि एक तरफ मुगल का जो इरा था वो डिक्लाइन हो रहा है, औरंगजेब के बाद से पूरा डिक्लाइन होता चला जाता है। तो आप एक बार सिलेबस का ओवरव्यू ले लीजिए, जिसमें आप 18 सेंचुरी डिबेट पढ़ेंगे। उसके बाद डायनेमिक ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन, जैसा मैंने बताया कि कॉलोनियल एक्सपेंशन कैसा होते हैं, किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना एक्सपेंशन कर रहे होते हैं पूरे इंडिया में, थ्रू आउट द इंडिया। स्टार्ट कहीं से करते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं, देन हम देखते हैं कि ये 200 सालों का जो इरा निकल जाता है, लगभग 150 से 200 साल ब्रिटिशर्स अपने पे राज भी करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक ओवरव्यू प्लीज कंफर्म करें। एक सेकेंड।
हाँ ओके तो डायनेमिक कॉलोनियल एक्सपेंशन हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा। फर्स्ट यूनिट हमारा हिस्ट्री इन मिड 18th सेंचुरी है, जहाँ पे हम 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, और डायनेमिक ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन जिसमें हम कंपनीज कैसे धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही है, अपने आप को एक्सपांड कर रही है, उसमें मराठा, अवध, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट किस किस रीजन पे उनका कब्जा होता चला जा रहा है, वो सब हमें पढ़ना है। देन अपना थर्ड यूनिट है कॉलोनियल स्टेट एंड आइडियोलॉजी, मींस इमर्जेंस ऑफ द कंपनी स्टेट, कि कंपनी अब तो क्या हो रहा है कि अब मराठा और अवध, पंजाब, इन सब में कब्जा तो कर ली है कंपनी ने इन लोगों पे अपना ऑक्यूपेशन दिखा दिया है, वहाँ पे अपने मिलिट्री पर्सन्स रखने लगे हैं, वहाँ पे अपने लोग भेजने लगे हैं, कहाँ पे, उनके कोर्ट्स में, उनके दरबार में। तो इस तरीके से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। कहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है? जो रीजनल पार्टीज हैं, सॉरी पार्टीज नहीं, रीजनल जो राजा होते थे, किंग्स होते, एम्पायर होते थे, रीजनल एम्पायर्स होते थे, वहाँ पे उनकी इस्टेब्लिशमेंट धीरे धीरे डोमिनेंस इस्टेब्लिश हो रहा है। उसके बाद हमारा जो थर्ड यूनिट है उसमें इमर्जेंस ऑफ कंपनी स्टेट, कि कंपनी एज अ स्टेट कैसे इमर्ज करती है इस इंडिया में, क्योंकि कंपनी आती है तो ट्रेड करने के लिए, कंपनी का ट्रेड तो स्टार्ट हो जाता है, बट एज अ स्टेट जब इमरजेंस स्टार्ट होता है तब मेन डोमिनेंस उनका स्टार्ट होता है, तब वो यहाँ पे एजुकेशन लेके आएंगे, मिलिट्रीज इस्टेब्लिश होंगी, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में हमें ये पढ़ना है। देन हमारा फोर्थ यूनिट आता है लॉ एंड एजुकेशन। लॉ एंड एजुकेशन सिंपल है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे स्टैब्लिश हो गए हैं, अपने तरीके से गवर्न कर रहे हैं, अपने तरीके से रूल कर रहे हैं, तो उनको जरूरत पड़ती है लॉ एंड गवर्नेंस एजुकेशन की, राइट। क्योंकि आप कोई भी स्टेट देख लीजिए, आप अब इंडिया से लेके अब वर्ल्ड का कोई भी स्टेट देख लीजिए, बिना लॉ एंड एजुकेशन, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी स्टेट गवर्न नहीं हो सकती है, क्योंकि कहीं मोनार्की होती है, कहीं एनार्की होती है, कहीं पे हमारा डेमोक्रेसी होता है, तो कहीं पे जब हम लोकतंत्र पढ़ रहे होते हैं, कहीं पे हमारा राजतंत्र होता है, कहीं एक पार्टी सिस्टम होता है, जैसे हमारे यहाँ चाइना में एक पार्टी सिस्टम है, इंडिया में हमारा डेमोक्रेसी है, जिसको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस समझना होगा इस यूनिट में, फोर्थ यूनिट में, कि लॉ एंड एजुकेशन आया किस लिए था, देन उसके रिपरकशंस कैसे हुए, कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ तक गए, उनके परिणाम क्या हुए। क्योंकि लॉ और जो एजुकेशन आया था वो आया था ब्रिटिशर्स अपने लिए लाए थे कि वो रूल कर सके हम पे, मतलब हम इंडियंस पे, जो इंडियन नेटिव्स थे, जो भारत के यहाँ के मूल निवासी थे, उनको कैसे गवर्न कर सके ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग, वो हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में, जहाँ पे हम उनके लॉज पढ़ेंगे। क्योंकि कॉर्नवालिस आता है, क्योंकि ये अब वॉयसराय बनाना स्टार्ट करते हैं, जब कंपनी एज अ स्टेट इमर्ज करती है तो इनका रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। जब रेगुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं तब ये वॉयसराय गवर्नर पहले अपॉइंट करते हैं, जो 1858 के बाद वॉयसराय में बदल जाता है, उनका नाम चेंज कर दिया जाता है, काम वही होता है। तो जब गवर्नर आते हैं यहाँ पे, तो वो अपने अकॉर्डिंग सिस्टम चेंजेस करते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जैसे अपने इंडिया में कोई भी पीएम आता है या सीएम आता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता है, चेंज करने का प्रयास करता है। तो थ्रू आउट द टाइम वी विल सी अराउंड द इंडिया कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं अपने लॉ एंड एजुकेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। लॉ एंड एजुकेशन इसलिए नहीं आता कि हमारा भला हो, दिस ऑल फॉर नॉट आवर वेलफेयर बट फॉर देयर वेलफेयर, कि ब्रिटिशर्स उससे कितना फ़ायदा ले सकते हैं, कितना बेनिफिट्स ले सकते हैं अपने लॉ और एजुकेशन से। बट यहाँ हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो, राइट, कि लॉ और एजुकेशन का हम पे इम्पैक्ट कितना पड़ा, मींस इंडियंस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, कि उस लॉ से इंडियंस कितना इमर्ज किए, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम भी उस लेवल पे नहीं था। बेसिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो नेटिव एजुकेशन सिस्टम था, वो उस लेवल पे इमर्ज नहीं कर पाया था जिस लेवल पे वेस्टर्न कंट्रीज कर रही थी। बेसिकली साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, तो लैंग्वेज तो लेके ही आए वो लोग, और इंग्लिश यहाँ पे थोपना भी स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से एजुकेशन आया तो उन लोगों के लिए था, बट उसका इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट हम इंडियंस पे पड़ा। तो हम इस यूनिट में लॉ एंड एजुकेशन के बारे में देखेंगे। देन हमारा फिफ्थ यूनिट आता है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी अगेन, कि इकोनॉमी, हाउ इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी इन द टू द सोसाइटी, मींस कि इकोनॉमी कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, ये सिनेरियो हम पढ़ेंगे
5th यूनिट में, जहाँ पे हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स देखेंगे, एग्रेरियन रिलेशनशिप देखेंगे, मीन्स कि जो भूमि राजस्व है, जो राजस्व कैसे वसूला जाता है, उसका क्या यूज होता है, क्योंकि आते ये ट्रेड के लिए हैं। उसके बाद किस तरीके से जो राजस्व कलेक्ट होता है वो उन पे पूरा अधिकार ब्रिटिशर्स का हो जाता है। फिर हमने लगान मूवी देखी है, तो मूवीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, मेरी आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार प्लीज मैसेज करिए। 1-to-1 इंटरेक्शन होता है तो बच्चों के साथ अच्छा रहता है, फिर वन साइडेड पढ़ाने में ऐसा लगता है कि बस मैं बोल रहा हूँ। प्लीज कोई भी स्टूडेंट एक बार मैसेज करिए कि मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ ठीक है, हिंदी में ही बताते हैं, ठीक है। हमारी तो आर्काइव एंड म्यूजियम वाली हिस्ट्री है, ठीक है। आर्काइव एंड म्यूजियम का ये क्लास नहीं है, हमारा क्लास हिस्ट्री ऑफ इंडिया है 1700 to 1950s। सिलेबस मैं सेंड कर दूंगा। मैं पीपीटी नहीं बनाया हूँ, अगर आप लोगों को इस पे चाहिए है तो सिलेबस में कल पीपीटी डाल के आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देंगे, या फिर हमारा कोई ग्रुप होगा तो हम उस पर भेज देंगे, या फिर आप जिसके थ्रू कांटेक्ट करते हैं वहाँ भेज देंगे। ये हमारा फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सिलेबस का, ये हमारा ओवरव्यू है सिलेबस का, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया, ये अच्छा है। तो सिलेबस का ये ओवरव्यू है, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए, आप लोग को सारा मटेरियल मिल जाएगा और जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों को करूंगा। हाँ, इंग्लिश में हिंदी में दोनों बताएंगे, प्लीज ध्यान से सुनिए। और देन आप जब सिलेबस देखेंगे then you will get to know all about our syllabus and what we have to read and what we have to study, you will understand from the syllabus, okay? तो listen, हाँ, तो हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, जिसको जो भी कंसर्न है प्लीज थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। लैंग्वेज इज नॉट अ इशू, ठीक है, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। आप वी आर इंडियंस, तो हम हिंदी भी समझ सकते हैं और जो नॉर्मल इंग्लिश है उसको भी समझ सकते हैं। तो प्लीज कोऑपरेट विथ मी विद द लैंग्वेज, ये दिस इज नॉट द इशू। बुक का भी नाम बताएंगे, ठीक है। सिलेबस आप लोग सुन लीजिए, फिर मैं एक बुक बताऊंगा जो आप लोगों के लिए इनफ होगा, और वो बुक पढ़ के आप पूरा पेपर क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एज वेल अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम अमन जायसवाल है एंड आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो मैं एज वेल की कॉपीज भी चेक करता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट प्लीज लिसन टू मी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप लोग कॉपीज, मैं एज वेल की कॉपीज चेक करता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री की तरह लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग, कुछ लोग वर्किंग होंगे, कुछ लोग कहीं और अर्न कर रहे होंगे, कुछ लोग घर पे रहते होंगे, बट इट्स ओके। बट हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट, लाइक हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं, टू नो अबाउट आवर पास्ट, राइट। अभी 1-to-1 इंटरेक्शन होता तो मैं बहुत अच्छे से बात करता, देन आपको बैकग्राउंड भी बताता, बट इट्स ओके। ये मेरा फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा और ध्यान से सुनिए कि मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। सिलेबस तो मैं बता ही दूंगा और आप लोग पढ़ लोगे। सॉरी, हिस्ट्री क्या है कि हिस्ट्री को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री बहुत टफ होगी, डेट्स याद करने हैं, सन याद करना है। नहीं, ये मिथ है। हिस्ट्री को आपको समझना है एज अ स्टोरी व्हाट स्टोरीज अबाउट आवर पास्ट, कि हमारे जो अतीत में हो चुका है, जो हमारे पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं, उसको एज अ स्टोरी लाइन आपको याद रखना है। और मॉडर्न इंडिया इन सब में सबसे अच्छा है, क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है आज हम कनेक्ट करता है, क्या आज के इंडिया को कनेक्ट करता है, जो मॉडर्न इंडिया है ब्रिटिशर्स के टाइम का। क्योंकि आप देखोगे मैक्सिमम चीज़ें ब्रिटिशर्स इंडिया वाली ही चल रही है यहाँ पे, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से चीज़ें ब्रिटिश इंडिया की है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो लॉ है, ठीक है, हमारा जो पार्टी सिस्टम है, बहुत कुछ ब्रिटिश टाइम का है। तो हम ब्रिटिश इंडिया को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बेसिकली थोड़ा सा टफ लग सकता है नॉन हिस्ट्री स्टूडेंट को कि एंशिएंट और मेडिवल इंडिया थोड़ा टफ होता है, बट जो अपना आज का इस बार का टॉपिक है, आप लोग 4th सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो ब्रिटिशर्स का है उसको समझना बहुत टफ नहीं है, उसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा ज़रूरत है पढ़ने की। अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि बुक इजी है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। बुक का नाम है प्लासी टू पार्टीशन, प्लासी से विभाजन तक। ये एक स्टैंडर्ड बुक है,
और इसको पढ़ के आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं हिस्ट्री का, कि जो आपका इस बार का पेपर है 1700 टू 1950s, कि कैसे मुगल डिक्लाइन होता है, ब्रिटिशर्स कैसे स्टैब्लिश होते हैं। तो हिस्ट्री को आप लोग, और पेपर में आप लोग जो लिखते हैं, आपके डाउट्स भी क्लियर कर देंगे अगर आपका कुछ होगा, अभी क्लास में 10 मिनट पहले मैं बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग ना पॉइंट्स में लिखते हो। सबसे पहली बात, मैं एसएल की कॉपीज पिछले 2 साल से चेक कर रहा हूँ, 3 साल से। आप लोग पॉइंट्स में लिखते हैं। मुझे कभी एसएल में आने का मौका नहीं मिला, मैंने ट्राई किया था, बट इस बार होपफुली फॉर्चुनेटली मिला है। मैं चाहता था कि एसएल के बच्चों से थोड़ा सा रूबरू हूँ, क्योंकि आप लोग भी स्टूडेंट है और रेगुलर वाले भी स्टूडेंट है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं रेगुलर में भी पढ़ाता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोगों में डिफरेंस यही है कि आप लोग पॉइंट्स में लिखते हैं। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर नहीं है ये। आप पॉइंट्स में मत लिखा करिए, आप लोग पैरा में लिखिए। और आप लोग थोड़ा पढ़े हो, आप उसको अपने अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको पूरा पढ़ना है या फिर बहुत अच्छे डिटेल्स में जाने हैं। अगर आप लोग वर्किंग हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एसएल की कॉपीज में बहुत चेक किया हूँ। तो आप लोग इतना अच्छा नहीं लिखते हैं, बट आप लोग इतना बुरा भी नहीं लिख सकते हैं अगर आप लोग प्रयास करें, कोशिश करें। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स राइट, कि आपको सिर्फ चीजें समझनी है। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, और आप जब बुक स्टार्ट करते हैं पढ़ना, या फिर आप 10 ईयर पढ़ते हैं, आप कुछ भी आर्टिकल पढ़ते हैं, या फिर एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हैं। विपिन चंद्रा की है 12th वाली, वो भी मॉडर्न इंडिया के बारे में काफी कुछ नॉलेज देता है। तो इस एनसीईआरटी जो है वो ईजी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो एनसीईआरटी इजी लैंग्वेज में आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है, या फिर हिस्ट्री जिनको बोरिंग सा लगता है या टफ लगता है, वो एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। 12th की एनसीईआरटी अगर आप पुरानी वाली विपिन चंद्रा उठाएंगे, मॉडर्न इंडिया का है वो, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और एज ए स्टोरी जब आप पढ़ेंगे, आपको क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम जो होता है, मतलब कौन से डेट्स, कौन से इवेंट्स के बाद कौन सा इवेंट्स हो रहा है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने हिस्ट्री में, ठीक है। तो जब आप क्रोनोलॉजी सेट कर लेंगे, जब आप कालक्रम सेट कर लेंगे कि पहले क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्री, पहले होता है मुगल डिक्लाइन, ठीक है। हमारे सिलेबस में पहले होता है मुगल काल का डिक्लाइन, मतलब मुगल का पतन, कि कैसे औरंगजेब के बाद जो और शासन आते हैं बहादुर शाह सेकेंड तक, वो कैसे डिक्लाइन कर रहे हैं, क्या उसके रीजंस रहे हैं, वो आप लोगों को समझ लेना है। और जब मुगल डिक्लाइन होता है, तो जो क्षेत्रीय वो होते हैं, 1 मिनट में चार्जर लगा लेता हूँ लैपटॉप का, जस्ट फॉर अ सेकेंड। हाँ, इट्स ओके। तो अब क्या है कि जब आपको पता चल जाएगा कि पहले मुगल डिक्लाइन होता है, मुगल का पतन होता है। अब मुगल के पतन के साथ साथ क्षेत्रीय जो स्टेट्स हैं, मतलब जो क्षेत्रीय पावर हैं, वो इमर्ज कर रहा है। लाइक मराठा, ठीक है, आप देखोगे मराठा, बंगाल और इधर पंजाब, ठीक है। तो ये लोग जो है इमर्ज कर रहे हैं मीन्स इनका अब विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुगल का जो कंट्रोल था, क्योंकि मुगल एक सेंट्रल पावर था। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका थोड़ा बहुत कंट्रोल अपने स्टेट्स पे होता है, पूरा नहीं होता है, नॉट द होल कंट्रोल टुवर्ड द स्टेट, बट थोड़ा सा कंट्रोल स्टेट पे होता है। तो वो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि पूरा कंट्रोल सेंटर का होता था, जिनका दिल्ली में गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल में रूल कर रहा है। तो जब मुगल का डिक्लाइन स्टार्ट होता है, मुगल में जो आगे राजा आने वाले सम्राट राजा होते हैं, वो इतना कैपेबल नहीं होते हैं कि मुगल को उस तरीके से स्टैब्लिश कर सके जिस तरीके से अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने किया था, औरंगजेब ने किया था। तो अब मराठा, पंजाब, बंगाल, अवध, ये सब क्षेत्र उभर रहे हैं, मतलब इनका विकास हो रहा है। अब ये अपने अपने क्षेत्रों पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हो गया, पहला हो गया कि मुगल डिक्लाइन हुआ, दूसरा हुआ कि इनका इमरजेंस स्टार्ट हो गया, इनका विकास होना स्टार्ट हो गया। अब जब अलग अलग क्षेत्रीय मैं पार्टी बोल रहा हूँ बार बार, अलग अलग क्षेत्रीय पावर जो हैं, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, वो उभर रही हैं। तो अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल मजबूत होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स आ चुके थे 1600 अराउंड, आ चुके थे वो 1600 के आसपास। अब ब्रिटिशर्स आए थे एज अ कंपनी, बट अब वो देख रहे हैं कि मुगल का एक तो पतन हो रहा है, दूसरा एक क्षेत्रीय शक्तियां धीरे धीरे उभर रही हैं। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अच्छा चाल चला कि अब क्षेत्रीय शक्तियों को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियों को कंट्रोल करना ज्यादा आसान है रादर देन सेंट्रल पावर, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो इस तरीके से जब आप क्रोनोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कैसे पहले मुगल का पतन होता है, देन कैसे जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो उभर रही हैं, फिर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल कैसे स्टार्ट होता है, एज अ कंपनी स्टैब्लिश होती है, फिर कंपनी से फिर वो प्लासी होता है, फिर
उसके बाद प्लासी के बाद आपका 1665 में जब वॉर होता है तो अवध में कंट्रोल हो जाता है, बंगाल में कंट्रोल हो जाता है। धीरे धीरे आप देखोगे कि उसके बाद पंजाब पे कंट्रोल होता है, फिर उसके बाद नीचे मद्रास में कंट्रोल करते हैं वो। तो धीरे 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 ब्रिटिशर्स भी धीरे धीरे ही स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो जब आपको एक कालक्रम पता चल जाएगा कि किस तरीके से कौन सा युद्ध पहले हुआ था और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या अपनी स्ट्रेटजी बनाई आगे बढ़ने के लिए, इस तरीके से आप पूरा समझ में आपको पूरा एक सिनेरियो हिस्ट्री का समझ में आ जाएगा। और जब ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाते हैं और फिर उनका जो कंट्रोल 1765 के बाद से इनका पूरा कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय जब प्लासी के बाद जब दूसरा युद्ध होता है उसके बाद इनका जब कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये राजस्व पे कंट्रोल करने लगते हैं, क्षेत्रीय शक्तियों पे कंट्रोल करने लगते हैं। अब ब्रिटिशर्स अपना रूल ले आते हैं, इनके एक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप एक्ट्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जब आप एक कालक्रम अनुसार पढ़ने का काम करते हैं तब आपको एक अच्छा नॉलेज बनता है अबाउट आवर हिस्ट्री, मतलब अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री है जिसमें ब्रिटिशर्स का पूरा रोल है। उसके बाद उनका एजुकेशन आता है, लॉ आता है, फिर 1857 होता है। ठीक है, 1857 के बाद और सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा जब आप धीरे धीरे एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अपना ये इस सिलेबस या अपने इस सेमेस्टर में क्या है। तो आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी आंसर लिखें पॉइंटर में ना लिखें, उसको पैरे में लिखें। पैरा में हिस्ट्री लिखना ज़्यादा अच्छा होता है रादर देन पॉइंटर में आपको मार्क्स कम मिलते हैं और एसएल में इसीलिए लोग फेल होते हैं। तो हम कहाँ थे? हाँ, हमारा 4th यूनिट है लॉ एंड एजुकेशन, 5th यूनिट है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जहाँ पे आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ना है, एग्रेरियन कल्चर पढ़ना है, मतलब कृषि का कैसे रिलेशन बनता है ब्रिटिशर्स के जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसके साथ, और कॉमर्शलाइजेशन कैसे हो जाता है क्रॉप्स का, मतलब कैसे अब व्यापार बढ़ रहा है। अब जो है खेती का भी व्यापार होने लग रहा है, उसमें क्रॉप्स जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें फॉरेस्ट एंड पेस्टोरल इकोनॉमी पढ़ना है कि फॉरेस्ट से कैसे ब्रिटिशर्स अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, कि जंगल से क्या क्या वो ले रहे हैं अपने लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए हमारे देश का पूरा नुकसान किया है। ठीक है, और अब फिर उसके बाद हमें अर्ली 19th सेंचुरी रिफॉर्म एंड रिवाइवल्स पढ़ने हैं, मीन्स जो हमारा बंगाल है, मतलब जो फिर उसके बाद समाज सुधार, क्योंकि ब्रिटिशर्स आते हैं उनका एक एजेंडा होता है कि हम क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे, मतलब हमारा धर्म सबसे ऊपर है, क्रिश्चियन ही सभ्य हैं, सिविलाइज्ड हैं। तो सभ्यता का भी अपना एक अलग परिभाषा है वो जो वहाँ पे बैठता नहीं है। तो सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। हाँ, मेरा पर्पज ही है कि आप लोगों को अच्छा समझाना, मतलब अगर मैं कुछ भी बता रहा हूँ उसमें से आप अगर मैं अगर 100% दे रहा हूँ, अगर आप 40% भी ग्रैस्प कर लेते हो, आप समझ लेते हो, तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री को बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बस जैसे हम अदर सब्जेक्ट को समझते हैं। तो हम जब जब हमारा 6th यूनिट जो स्टार्ट होगा वो हमारा अर्ली 19th सेंचुरी होगा, जिसमें हम रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, क्योंकि समाज सुधार जब स्टार्ट होता है तो समाज सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको समाज सुधार समझ में आ जाएगा। क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स हावी होने लगे थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को हावी कर दिया। तो कुछ हमारे जो नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, वो फिर अपना रिफॉर्म लेके आते हैं कि नहीं, हमारा जो एंशिएंट टाइम में चल रहा था धर्म वो अच्छा है। तो उस हिसाब से सुधार शुरू हो जाता है, जिसमें यंग बंगाल आंदोलन है, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, फराजीज आंदोलन है, वहाबीज आंदोलन है। ये सब हम आंदोलन के बारे में सुनेंगे कि इन आंदोलन का पर्पज क्या था और इन्होंने कितना इम्पैक्ट डाला अपने सोसाइटी पे। मतलब इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, क्योंकि आर्य समाज आज भी स्टैब्लिश्ड है, आप लोग देखते हैं, ब्रह्म समाज भी कहीं ना कहीं चीजें हैं। ठीक है, विवेकानंद का क्या रोल रहा है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम डिबेटिंग जेंडर, इसमें एक टॉपिक है जिसमें हम ट्रेडिशन एंड रिफॉर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो रिसर्च वर्क है वो जेंडर पे ही है, इसी रिफॉर्म जेंडर पे है कि तो मैं इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को और बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब सुधार हो रहे थे, जब समाज में सुधार स्टार्ट हो रहा था, 5th यूनिट आप लोग यूनिट मैं समझा दूंगा, आप लोग ये टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को सिलेबस दे दिया जाएगा और बस उतना ही पढ़ना है आप लोगों को, और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों को सिलेबस मटेरियल सब प्रोवाइड होगा। अभी आप प्लीज ध्यान से सुने और जितना नोट हो सकता है आपसे नोट कर ले बस। ठीक है, तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सुने रहेंगे तो वो आपके दिमाग में रहेगा, तो वो कनेक्ट करेगा। आज नहीं, वो आपके एग्जाम में भी कनेक्ट करेगा कि अगर आप
मेरी बातों को दिमाग में अगर आपके चल रही है तो एग्जाम में भी आपको कनेक्ट करेगा, वो चीज़ें थोड़ी बहुत याद आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि जेंडर का डिबेट स्टार्ट हो जाता है कि समाज सुधार के नाम पे जब आप महिलाओं के सुधार की बात करते हैं, महिलाओं को सुधारने मतलब महिलाओं की जिंदगी को सुधारने की जब बात करते हैं, तो उसमें सुधार कर कौन रहा है? सुधार कर रहा है मेल, मतलब जो पुरुष है वो सुधार, जैसे अपने राजा राम मोहन रॉय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ठीक है, और सरस्वती उनका क्या नाम है उनका, यंग बंगाल आंदोलन जिन्हें स्टार्ट किया था, डेरेज्यू हैं, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ये लोग तो इकोनॉमिक रिफॉर्म ले आते हैं। तो जितने भी अपने लेजेंड्स रहे हैं अपने ब्रिटिशर्स के ड्यूरिंग, जब वो समाज में सुधार की बात करते हैं, वीमेन के सुधार की बात करते हैं, तो वो बात भी तो मेल ही कह रहा है। तो जो पुरुष है वो वीमेन का वो पार्ट नहीं समझ पाएगा जो वीमेन खुद समझती हैं। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि जब सुधार की बात होती है तो कुछ तो सुधार जरूर आते हैं। विमेन को थोड़ा एक्सेस मिल जाता है, मतलब महिलाओं को थोड़ा एक्सेस बाहर निकलने का मिल जाता है, कुछ समझने का मिल जाता है कि बाहर उनका क्या रोल है और घर में क्या रोल है। इसी तरह के देखते हैं धीरे धीरे जब समाज सुधार आंदोलन आगे बढ़ता है, तो जब गांधी एरा आता है, गांधी नहीं आता है, जब गांधी जी आ जाते हैं तब महिलाओं को थोड़ा सा और बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आगे आने वाले जो मूवमेंट्स होते हैं स्वदेशी से स्टार्ट हो जाता है। 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन होता है बंगाल में, वहां से स्टार्ट हो जाता है वीमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा। जहाँ पे पहले तो हम देखते हैं कि जो ट्राइबल्स मतलब जो ट्राइबल जो जनजाति लोग होते हैं उनके जो आंदोलन होते हैं और जो कृषि खेती का जो आंदोलन होता है उसमें वीमेन्स तो आती हैं, क्योंकि उनका अर्निंग सोर्स ही खेती होता है। तो मेल और फीमेल मतलब उनके जो पति पत्नी दोनों कमा रहे होते हैं, क्योंकि जो एक अभिजात वर्ग होता है, जो एलीट सोसाइटी होती है, उनमें वीमेन्स को कमाने नहीं दिया जाता था। हाँ, तो इसलिए उनको कमाने नहीं दिया जाता, तो उनको आने की जरूरत नहीं थी। बट जो एग्रेरियन सोसाइटीज थी, कृषि की महिलाएं थी, जो लोअर कास्ट की वीमेंस थी, वो बाहर आ रही थी। बट हम देखते हैं 1905 में ऐसा होता है, जब आंदोलन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन बाहर आने लगती हैं। ये किसका इम्पैक्ट है? ये उसी समाज सुधार का इम्पैक्ट है, प्रभाव है, जिससे वीमेंस जो है 1905 में भी निकल के आती हैं। फिर गांधी जी जब आ जाते हैं, नमक सत्याग्रह हो या फिर दांडी मार्च जो है और सविनय अवज्ञा है, असहयोग आंदोलन है, सब में वीमेंस धीरे धीरे बाहर आती हैं। तो यही चीज हमें समझने की जरूरत है कि वीमेंस जो बाहर आ रही हैं वो क्यों आई, क्योंकि इसका इम्पैक्ट था ना, क्योंकि इसका किसका इम्पैक्ट था? वो समाज सुधार का इम्पैक्ट था। जो सोशल रिफॉर्म स्टार्ट हुए 19th सेंचुरी में 1828 के आसपास से जब शुरू हो जाता है, 1850, 57, 80 में जब हम देखते हैं कि एज कंसेंट बिल आ जाता है, शारदा एक्ट आ जाता है, तो इन सब का प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी पे। तो इसी प्रभाव की बात तो हम कर रहे हैं ना पूरे थ्रू आउट द हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में हम इसी प्रभाव की बात कर रहे हैं कि जो पहले चीजें हुई उसका जो प्रभाव पड़ा, उसी का तो रिजल्ट या परिणाम था कि जो औरतें हैं वो आंदोलन में आ रही हैं, क्योंकि उनको एक्सेस मिल गया ना, उनको अथॉरिटी मिल गई है, उनको अधिकार मिल गया कि आप भी बाहर जा सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। क्योंकि वीमेन पहले पढ़ती नहीं थी, उनको पढ़ने का भी अधिकार दिया गया। तो और आपको हमेशा ये भी याद रखना है कि अंग्रेजों ने गलत तो किया अपने साथ, बहुत एक्सप्लॉइट किया और बहुत चीज़ें हमसे ली, बट बहुत कुछ दिया भी। वो भी हमें हमेशा बैक ऑफ द माइंड अपने रखना होगा कि हमेशा हमें याद रखना होगा कि ब्रिटिशर्स ने जो भी रिफॉर्म्स ले आए या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पे ले आई अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, बट उसका कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव हम पे भी पड़ा। आज आप रेलवे देख लो, ठीक है, आप बिजली देख लो, रेलवे है, एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, लॉ देख लो, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं का मतलब दिया हुआ है। हमने उसमें रिफॉर्म की, हमने उसमें चेंजेस किए अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग, बट दिया तो उन्होंने, ले तो आए वो ना, वो ले आए, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया ये रूल्स और रेगुलेशन लाके। बट कहीं ना कहीं हमारे कुछ वर्ग इससे एजुकेट हुए, मतलब इसको समझ पाए, इससे ये समझ पाएं कि क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमारे लिए सही है। क्योंकि जब एजुकेशन आता है तो मैकॉले मिनट आता है, मैकॉले साफ साफ बोलता है कि यहाँ के लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, तो यहाँ के कुछ लोगों को आप एजुकेट करिए जो और भी लोगों को एजुकेट कर देगा। तो यही फिल्ट्रेशन थ्योरी है कि कुछ वर्ग को आप पढ़ाइए और बाकी लोगों को वो पढ़ा देगा। तो वही इम्पैक्ट पड़ता है जब आप पढ़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है पढ़ाई इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप चीज़ों को समझने और उसका एनालिसिस मतलब विश्लेषण करने के लायक हो जाते हैं। फिर आप
तर्क और कुतर्क में फर्क समझ जाते हैं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, कोई भी स्टडी कर रहे हो। अभी आप लोग ग्रेजुएशन में हैं, आगे कुछ लोग स्टडी फर्दर रखेंगे, कुछ लोग नहीं भी रखेंगे, कुछ लोग जॉब करेंगे, बट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। डिग्री लेना इट्स ओके फॉर द जॉब एंड ऑल दैट थिंग्स, बट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे नहीं तो आपको रैशनैलिटी नहीं आएगी, मतलब तार्किकता नहीं आएगी, कि आप तर्क नहीं कर पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। तो यही चीजें हुई ब्रिटिशर्स के दौरान, जब ब्रिटिशर्स हम पे हावी थे, डोमिनेंस कर रहे थे, तो कुछ वर्ग पढ़ लिख के आगे निकला जो चीजें समझ पाया, एनालाइज कर पाया, विश्लेषण कर पाया कि किस तरीके से हमें अपने समाज को बचाना है और किस तरीके से ब्रिटिशर्स को इन चीजों से दूर रखना है। इसीलिए धीरे धीरे देखते हैं कि उनके लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लोग भी घुसते हैं। सत्येंद्र सिन्हा है जो फर्स्ट ऑफिसर बनते हैं, वो फर्स्ट लॉ में जाते हैं, मतलब उनके जो लॉ काउंसिल होती है उसमें पहला मेंबर बनते हैं। तो इसी तरीके से कि उनका अच्छा इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ा और उसी वजह से हम इनको यहाँ से भगा पाएँ और अपना एक अलग से प्रशासनिक व्यवस्था इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो 5th यूनिट में हमारा इकोनॉमी एंड सोसाइटी है, 6th यूनिट में अर्ली 19th सेंचुरी रिफॉर्म एंड रिवाइवल्स है, और 5, 7, 8 जो 8th यूनिट है वो पॉपुलर रेजिस्टेंस है कि जितने भी आंदोलन होते हैं 1857 टू गांधीयन इरा का पूरा भारत छोड़ो आंदोलन तक, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद का क्या सिनेरियो है, ठीक है, ये समझना है हमें। तो ये हो गया हमारा एक व्यू यूनिट का। अब हम आपको चैप्टर बता देते हैं। और हमें ये बुक है प्लासी टू पार्टीशन, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आप लोगों को जो जिस लैंग्वेज का है, जिसमें समझ में आता है वो ले सकता है। ये चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, ये बुक थोड़ा सा स्टैंडर्ड और आप लोग अभी सेकेंड ईयर में हैं, पढ़ सकते हैं। बट अगर किसी को नहीं समझ में आती इसकी लैंग्वेज तो आप एनसीईआरटी ले सकते हैं। विपिन चंद्रा की बुक आती है मॉडर्न इंडिया करके, वो ले सकते हैं। उसमें भी वही चीज़ है, थोड़ा सा लैंग्वेज ईजी है, जो हिंदी ट्रांसलेशन है। इंग्लिश भी ईजी है, इसका इंग्लिश भी थोड़ा सा टफ है और हिंदी भी थोड़ा सा टफ है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो पढ़ सकते हैं इसको जरूर पढ़ेंगे क्योंकि इसमें डिटेल्स में जानकारी है, इसमें सारी जानकारी है। ये मॉडर्न इंडिया के लिए मैं कह सकता हूँ रामबाण है। रामबाण इन द सेंस कि ये पढ़ लिया तो आपने मॉडर्न इंडिया पूरा समझ लिया। ये अगर आपने बुक पढ़ ली तो मॉडर्न इंडिया आपको पूरा आ गया। तो जिसको अच्छा लगता है, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती है, वो जरूर इसको पढ़ें। और जिसको नॉर्मली इजी लैंग्वेज में समझना है वो विपिन चंद्रा का पढ़ लें, जो एनसीईआरटी भी है और बुक भी आती है उनकी, हिंदी में है, ठीक है। तो दो में से कोई एक ही बुक लीजिए जिसको पढ़ना है, ज़्यादा बर्डन मत लीजिए अपने ऊपर, ये इनफ है, ठीक है। तो हमें जो चैप्टर पढ़ने हैं अपने इस 9 क्लासेस में, 9 क्लासेस है तो मैं ओवरव्यू ही दे पाऊंगा, ये आप लोगों को भी पता है। तो आप लोग अपने से पढ़ेंगे और या फिर पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमें जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है 18वीं सदी का संक्रमण, मीन्स 18th सेंचुरी का। मैंने बताया ना 18th सेंचुरी डिबेट जो होता है जिसमें मुगल डिक्लाइन करता है और क्षेत्रीय शक्ति उभर रही होती है, सारा कुछ इसमें ये पढ़ना है। हमारा सेकेंड चैप्टर है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, जिसमें हमें ब्रिटिश साम्राज्य की विचारधारा, संसद साम्राज्य, मालगुजारी का दोहन मीन्स राजस्व जो निकालते हैं, जमीन का कैसे कंट्रोल हो जाता है उनके पास, उनका जो शासन तंत्र है और उनकी अर्थव्यवस्था और साम्राज्य, ये पढ़ना है हमें दूसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में पढ़ना है हमें आरंभिक भारतीय प्रत्युत्तर, सुधार और विद्रोह। मैंने बताया कि अभी पूरा स्टैब्लिश हो गया, से दूसरे चैप्टर तक हम स्टैब्लिश कर देंगे ब्रिटिशर्स को। अब ब्रिटिशर्स के ही द्वारा सुधार की बात होगी और विद्रोह भी होगा। हम दो चीज़ पढ़ना है क्योंकि 1857 का विद्रोह भी देखते हैं और उसी दौरान सुधार भी हो रहे होते हैं, जिसमें हम आर्य समाज, ब्रह्म समाज और आचार्य राम मोहन रॉय, शिवचंद्र विद्यासागर का रोल पढ़ेंगे। ये लोग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे ब्रिटिश इंडिया में, जो मॉडर्न इतिहास जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग का तीसरा चैप्टर ये हो जाएगा। चौथा चैप्टर है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, क्योंकि अब सुधार हो गया है। अब यही देखिए, यही क्रोनोलॉजी आप लोगों को समझना है बस, और ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये जो इंडेक्स है, विषय क्रम है, अगर आप इसको भी अच्छे समझ लेंगे तो आपको एक क्रोनोलॉजी तो समझ में आ जाएगी कि किसके बाद क्या हुआ। अभी क्या हो रहा है कि विद्रोह हो गया 1857 और समाज में स्थापित हो गया, एस्टेब्लिश हो गया है, चीज़ें सुधर रही हैं। अब राष्ट्रवाद का उदय होगा, जो हम देखते हैं कि 1885 में जब कांग्रेस बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, वहां से हमारा राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम, कि आप जो बाहरी इंसान आया है उसका गवर्नेंस ना झेल के आप अपना एक गवर्नेंस बनाएंगे, आप अपने लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है 1885 से। तो हमें राष्ट्रवाद के उदय में राष्ट्रवाद का इतिहास लेखन पढ़ना है, कृषक समाज, कृषक असंतोष पढ़ना है, मतलब क्योंकि कॉमर्शियलाइजेशन हो जाता है ना क्रॉप्स का। तो जो किसान होते हैं
वो असंतोष में रहते हैं, क्योंकि उनको एक तो मालगुजारी ज़्यादा ले रहे होते हैं और उनको दे कम रहे होते हैं, किनको, किसियों को। तो इसमें नया मध्य वर्ग का उदय वो पढ़ना है, राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। मतलब 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद का सिनेरियो हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, जिसमें हम पढ़ेंगे आरंभिक राष्ट्रवाद और असंतोष एवं विरोध। क्योंकि अब राष्ट्रवाद जब पनप गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना बन गया है, तो नरमपंथी नेतृत्व और आर्थिक राष्ट्रवाद स्टार्ट हो जाएगा। फिर हिंदू पुनरुत्थानवाद, मतलब जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज आ जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि हिंदुओं की भी बात अब कही जाने लगेगी। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है क्या, डिफ्रेंशिएशन। कहाँ से, जब 1905 में डिवाइड कर देते हैं ब्रिटिशर्स बंगाल को ही 2 पार्ट में, तब मुस्लिम और हिंदू में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है वो वहां से होता है 1906 में, जब बन जाता है मुस्लिम लीग। ठीक है। अब क्या है कि गरमपंथी और नरमपंथी हम पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में, और स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे, जिसमें हम मुस्लिम राजनीति और मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ेंगे। ठीक है। जब हमारा 6 चैप्टर आ जाता है, जिसमें हम गांधीवादी राजनीतिक युग पढ़ेंगे, कि अब गांधी जी आ जाते हैं, तो उसके बाद गांधी के आगमन के बाद खिलाफत होता है, असहयोग आंदोलन होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है अपना, 1935 का एक्ट आता है। ठीक है। क्योंकि 1935 का जो एक्ट है वो बहुत बड़ा चेंज ले आता है अपने यहाँ, और 1935 के एक्ट के बाद कोई एक्ट बनता नहीं है और हम सीधे आज़ाद होते हैं 1947 में। और भारतीय राष्ट्र के 7वें में पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्र के विभिन्न स्वर, जिसमें हम मुसलमानों का अलगाव देखेंगे कि कैसे अब मुसलमान कट्टर होते जा रहे हैं अपने वो क्षेत्र के स्थापना के लिए, कि क्योंकि गलती दोनों तरफ से थी, इधर हिंदू राष्ट्रवाद भी पनप रहा था, मुस्लिम भी कट्टर होते जा रहे थे। तो जब दोनों में कट्टरता आ गई तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जो द्वंद्व होते हैं वो स्टार्ट हो गए। तो वो अपने राज्य की मांग करने लगे, ये अपना मांग करने लगे, तो वहां से वो द्वंद्व पढ़ेंगे हम लोग। फिर गैर ब्राह्मण और दलित प्रतिरोध पढ़ेंगे, और इसी समाज में, अगर आप समाज पढ़ रहे हैं तो समाज में सब कुछ पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि गैर ब्राह्मण और दलितों को किस तरीके से अपने ही हिंदू सोसाइटी में उनको अलग रखा जाने लगा, उनका जो दर्द कष्ट पीड़ा है उसको लेकर अम्बेडकर जी आते हैं, और फूले जी उस समय पहले आए होते हैं, जिसमें गुलामगिरी वो लिखते हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि समाज में, अपने ही सोसाइटी में भी क्या कमियां थी, उनको कैसे टैकल किया गया, ओवरकम किया गया। फिर व्यापार और राजनीति पढ़ेंगे, क्योंकि 20वीं सदी जब स्टार्ट हो जाती है 1900 के बाद, तो हमारा व्यापार भी बढ़ता है, हमारे टाटा जी जैसे लोग, जमशेद टाटा और ऐसे लोग उभर रहे होते हैं। तो इसमें हमें ट्रेड का भी इम्पैक्ट पढ़ना है। मजदूर वर्ग के आंदोलन पढ़ने हैं, क्योंकि आंदोलन सब करेगा, जितने भी दबाए लोग हैं, मजदूर हैं, दलित है, कृषक हैं और जनजाति हैं, ट्राइबल्स जो हैं, कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी दबाए लोग हैं, ये सब आंदोलन करेंगे, और उस आंदोलन को हमें पढ़ना है। स्त्रियों की भागीदारी पढ़ेंगे कि स्त्रियों की भागीदारी कैसे और बढ़ गई इस मूवमेंट के थ्रू, जब जितने आंदोलन हुए। ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा विभाजन के साथ स्वतंत्रता, जिसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे। उसके बाद विभाजन के साथ स्वतंत्रता मिलती है हमें, वो पढ़ेंगे कि कैसे हम फ्रीडम हमें मिला और उसके पीछे क्या परिणाम निकले, कि किस तरीके से विभाजन पॉसिबल हो पाया। ठीक है। और हमारा जो लास्ट चैप्टर होगा वो होगा स्वतंत्रता और विभाजन के बाद, जो 1950 तक को कवर करता है। 1950 तक ही पढ़ना है आप लोगों को। हाँ, तो 1950 में आपका 2-3 साल आता है 47 के बाद, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पढ़ लेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना वो पढ़ लेंगे, क्या क्या उसमें चेंजेस आए, कहाँ से लिया गया था, और क्या वो समाज को कैसे बांध के रखने के लिए संविधान बनाया गया, कि उसका जो समाज में प्रभाव पड़ा कैसे पड़ा। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया सिलेबस का, और हमें जो बुक पढ़नी है, बुक में चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसका पढ़ना है। ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोगों को अभी है हमारे पास टाइम, लगभग 14 मिनट है, तो आप लोग को जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग जो आज आपने पढ़ा है, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो वो भी पूछ सकता है, हिंदी वाले स्टूडेंट को दिक्कत है वो भी पूछ सकता है। तो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। ठीक है। लैंग्वेज शुडंट बी बैरियर इन एवरीथिंग, कि हर चीज़ में लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। ठीक है। कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप इंडियंस हैं तो आप हिंदी भी समझ सकते हैं और नॉर्मल इंग्लिश भी समझ सकते हैं। तो जो इंग्लिश वाले मीडियम है वो कॉपरेट करेंगे हिंदी सुनने में, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो कॉपरेट करेंगे थोड़ा सा इंग्लिश सुनने में। टफ नहीं होता है। तो मैं दोनों के कंसर्न्स रिजॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग जो भी पूछना है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप तक में जो भी समझ में आया है वो भी बता भी सकते हैं कि ये चीज़ें समझ में आ गई, और नहीं समझ में आया वो भी बता सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, थोड़ा सा एक बार फिर समझा दीजिए। तो आप लोगों का टाइम है, अब आप लोगों के ऊपर है। बताइए, अभी 13 मिनट है, आप लोगों को जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। बुक नेम, हाँ ठीक है।
इंडिगो मूवमेंट जो है वो बताया जाएगा आपको जब वो हम मूवमेंट पढ़ रहे होंगे। जब इंडिगो मूवमेंट का वक्त आएगा तो आपको इंडिगो मूवमेंट बता दिया जाएगा। अभी आप हमारे पास 8 क्लासेस हैं, मैं हर मूवमेंट को अच्छे से तो नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं, 1 ही घंटे हैं। और ऐसे वैसे तो और जगह 2-2 घंटे मिलते हैं, आज इस बार इसमें 1 घंटा मिला, मुझे नहीं समझ में आया। तो 1 घंटे में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को खुद पढ़ना होगा। मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा और जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो मैं समझा दूंगा। बुक का नाम है प्लासी से विभाजन तक, ठीक है, शेखर बंदोपाध्याय की बुक है। और एक बुक है विपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया मीन्स आधुनिक भारत। ये 2 बुक में से कोई एक बुक ले लीजिए जो आपको सही लगे। और ये भी बताते रहें जिनको हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है, जिनको हिस्ट्री में आगे कुछ करना है, उनको लगता है कि हिस्ट्री अच्छे से जानना है, तो वो शेखर बंदोपाध्याय का प्लासी टू पार्टीशन लेंगे, स्वतंत्रता से विभाजन तक, प्लासी से स्वतंत्रता तक। और जिनको हिस्ट्री बस थोड़ा सा समझ के पास करना है वो विपिन चंद्रा ले लेंगे, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में है, उनकी एनसीईआरटी भी ले सकते हैं, उनकी बुक भी आती है। तो विपिन चंद्रा और शेखर बंदोपाध्याय दोनों में से कोई एक चॉइस आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड। सर क्या सोल की बुक से भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सोल की बुक से भी पढ़ सकते हैं, उसमें चीज़ें हैं। एक ये मैं एक स्टैंडर्ड बुक बताया हूँ, मैंने जो बताया है वो स्टैंडर्ड बुक बताया है, जो एक जो सब पढ़ सकता है। और क्योंकि सोल की बुक और लोग पढ़ना नहीं पसंद करेंगे ना, मतलब आप सोल पढ़िए, अच्छी बात है, सोल की जो बुक है उसमें भी मटेरियल्स हैं, और हम ही लोग उनको एडिट करते हैं, इन्हीं बुक से वो चीज़ें जाती हैं। बट वो है कि सोल में अच्छा मिल जाता है मटेरियल, क्योंकि वो सोल में पूरा क्रक्स निकाल के हम लोग वहाँ पे रखते हैं कि जो आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ जाए। नहीं, ऑनलाइन ही क्लासेस हैं और इसी क्लासेस में आपका ख़त्म भी हो जाएगा, ऑफलाइन नहीं होगी। कितना चैप्टर आ रहा है? चैप्टर आपके 9 हैं, पढ़ना आपको 6 यूनिट है, 6 से 7 यूनिट है। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए, मांग लीजिए, वही यूनिट आना है। आप लोग डीयू के साइट से निकाल भी सकते हैं 1700 टू 1950। सर पॉइंट में सिर्फ सर ही बोलते हैं लिखने के लिए? नहीं 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 नहीं, पॉइंट से मत लिखिए, ये बहुत ही, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे लगता था कि टीचर ही बोलते होंगे, नहीं पॉइंट पे मत लिखिए प्लीज। पॉइंट में लिखने से यूपीएससी का पेपर नहीं है, ठीक है, आप लोग ये समझ लीजिए कि ये यूपीएससी का पेपर नहीं है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। हिस्ट्री जब यूपीएससी लिखते हैं तब वहाँ पे आप फैक्ट लिखिए, लेकिन आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको कॉन्सेप्ट दिखाना होता है थोड़ा। तो पॉइंट के जगह आप उसमें पैरा में लिखिए। मैं तो यही कहूँगा कि पैरा में लिखेंगे, मार्क्स हम ही लोग देते हैं, हम ही लोग कॉपी चेक करते हैं। तो मैं अपना एक व्यू बता रहा हूँ कि पैरा में जो लिखता है, थोड़ा बहुत अच्छा लिखता है, उसको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। पॉइंटर में होता है कि आपके आइडिया समझ में नहीं आते ना, आपने लिखा क्या है। बुक आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, बुक आपको दुकान में भी मिलेगा, सारे स्टॉल्स में भी मिलेगा, मुखर्जी नगर और डीयू के नॉर्थ कैंपस के पास जो पटेल चेस्ट है वहाँ भी मिलेगा, मुखर्जी नगर में मिल जाएंगे, बुक के शॉप पे मिल जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप का ग्रुप तो मेरा नहीं बना हुआ है, अगर आप लोगों को बनाना है तो कोई जो सीआर है वो कांटेक्ट कर ले, मेरा नंबर ले ले और मुझे भी ऐड कर दे, आप लोग भी ऐड हो जाएं, तो व्हाट्सएप पे जो शेयर करना होगा हम कर देंगे। बाकी आप अपने उनसे जो आपके प्रशासनिक लोग संभाल रहे हैं आपको सोल के, उनसे आप बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सोल की बुक पढ़ सकते हैं। एक आंसर को कितने पेज में लिखना होता है? आप स्टैंडर्ड 6 से 7 पेज लिखिए एक आंसर को, क्योंकि आपको 5 आंसर करने होते हैं, प्रोग्राम वालों को 10 आते हैं, 5 करने होते हैं। अगर आप 6 से 7 पेज भी स्टैंडर्ड लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये तो सही बोला कि 9 क्लास है, उसमें सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, तो मुझे ओवरव्यू बताना है सिर्फ, और एक एक चीज़ तो पढ़ाने का मौका ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, 9 क्लासेस में नहीं हो पाएंगे। एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल विपिन चंद्रा वाली लीजिएगा आप, एनसीईआरटी जो लेना चाहता है। नहीं 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 नहीं, पॉइंट्स में प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है, कोर स्टूडेंट है, आप हिस्ट्री के तैयारी करने वाले स्टूडेंट नहीं है, आप हिस्ट्री के कोर स्टूडेंट हैं। पॉइंट में लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, पॉइंट में आप यूपीएससी में लिखिए, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लिखिए। आप अगर एकेडमिक्स में हैं, आप हिस्ट्री का डिग्री हासिल करने वाले हैं, तो आप पॉइंट्स में मत लिखिए प्लीज़, पॉइंट्स में नंबर नहीं मिलते हैं, ये मैं पहले भी बता रहा हूँ, इसीलिए लड़के फेल होते हैं। पिछले बार भी प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने देखा था न्यूज़ में, तो इसीलिए फेल होते हैं कि पॉइंट्स में आपके आइडिया ही क्लियर नहीं होंगे ना, आपके जो आंसर है वो पूरे ही नहीं होंगे, पॉइंट्स में कहाँ से पूरे हो पाएंगे आंसर। पॉइंट्स में मत लिखिएगा प्लीज़, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को बताऊं और आज मौका मिल गया। 10 ईयर आप कोई भी देख सकते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है आप उससे पढ़ सकते हैं। सोल की बुक के लिए आप ऑफिस से संपर्क करें।
हाँ, मैंने जो बुक बताया है वो 4 सेमेस्टर हिस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है। आप विपिन चंद्रा लेंगे, इजी लैंग्वेज समझ में आ जाएगा, और शेखर बंदोपाध्याय लेते हैं तो आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। नोट्स तो नहीं है मेरे पास। आप लोग सोल के जो आते हैं बुक, वो नोट्स टाइप के ही होते हैं, वो पढ़ सकते हैं नोट्स के लिए। फोर्थ सेमेस्टर की कब से स्टार्ट हो रही है ये मुझे नहीं पता, आप ऑफिस में पूछिए प्लीज। मेरा नंबर आप ऑफिस से ले सकते हैं, या फिर जब ग्रुप बन रहा होगा तो मैं वहाँ पे नंबर दे दूंगा। अगर ग्रुप बनाने के लिए अलाउ करते हैं एसवेल का जो ऑफिस है, तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से नंबर ले लीजिएगा। आपका जो सीआर है या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो आप सोल के ऑफिस से बात करिए कि हमें ग्रुप बनाना है हिस्ट्री का। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। 6 चैप्टर समझ में नहीं आया। अभी मैंने चैप्टर समझाया नहीं है, मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है। जब मैं चैप्टर एक-एक करके समझाने लगूंगा फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, अभी जो बताया उसमें नहीं समझ में आया, आप पॉइंट्स बता सकते हो, ये पॉइंट्स नहीं समझ में आया। क्वेश्चन मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे नहीं पता कि इसके बाद ऑफलाइन क्लासेस होंगी कि नहीं। अभी हमारा 9 क्लास जो है वो ऑफलाइन, अरे सॉरी ऑनलाइन है। बुक का नाम इजी है, प्लासी से विभाजन तक, सिंपल सा, शेखर बंदोपाध्याय, आप गूगल पे भी डालेंगे मिल जाएगा। शेखर बंदोपाध्याय प्लासी से विभाजन तक। और दूसरी बुक है, इसके अलावा अगर आपको मतलब इसके जगह पे लेना है, वो विपिन चंद्रा की है, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा। और दूसरा जो एक बुक है वो है शेखर बंदोपाध्याय प्लासी से विभाजन तक। इतने कमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, बुक कब तक प्रोवाइड होगी ये आप पूछ लीजिएगा अपने ऑफिस में, वहां से पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन हम मैंने बताया फिर से कि आपका 6 से 7 पेजेस तक एक क्वेश्चन होना चाहिए, अगर आप 5 क्वेश्चन लिख रहे हैं तब। अगर आप लोगों को वैसे 4 क्वेश्चन लिखने को नहीं आता, ऑनर्स वालों को मिलता है। तो 4 क्वेश्चन अगर लिख रहे हैं तो आप 8 से 9 पेजेस लिखिए एक आंसर। अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप 6 से 7 पेजेस लिखिए एक आंसर। ये स्टैंडर्ड है, बाकी कम ज़्यादा लोग कर सकते हैं। लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा। क्लासेस की पीडीएफ भी होती है? नहीं, क्लासेस की पीडीएफ कैसी होगी? क्लासेस आपका इधर ऑनलाइन चल रहा है तो उसमें पीडीएफ नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप एक बार ऑफिस में बात करिए, अगर ऐसा अलाउ करते हैं। सेमेस्टर के सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, ये कैसे? 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं। और इसके लिए आप ऑफिस में बात करिए, वही बताएंगे अच्छे से कि क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे। टेलीग्राम बनाना है या व्हाट्सएप, आप ऑफिस में बात करिए, वो एग्री अलाउ करते हैं तब आप आगे प्रोसीड करिएगा। ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं क्लासेस।